और इस बार विद अ टॉपिक ऑन फिजिकल केमिस्ट्री। तो हम आज 5th चैप्टर जो है हमारे टेक्स्ट बुक के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर कुछ डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट यूनिट और द फर्स्ट लेक्चर I will be discussing topics from 5.1 यूनिट 5.1 to 5.3.3। तो चलो शुरू करते हैं अपने लेक्चर, ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हैं। इसमें की काफ़ी टर्मिनोलॉजी जो है इससे आप काफ़ी फेमिलियर भी है, यू नो दिस टॉपिक। कुछ नए टर्म्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं एंड ये टर्म्स हमको हमारे मन में बिठा के रखना है। ओके आप ये लेक्चर, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादा रिएक्शंस वगैरह उस तरह से नहीं है, तो आप 2-3 बार सुन लीजिए और ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ये बातें बैठ जाएगी। तो सबसे पहले है इलेक्ट्रिक कंडक्शन। अभी कंडक्शन तो आपने बहुत बार यू माइट हैव हर्ड दिस टर्म। आपको पता है कंडक्टर क्या होता है, करंट कैसे पास होता है, सब पता है। तो करंट क्या है पता तो है, क्या है करंट? करंट होता है चार्ज ट्रांसफर। चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ओके अभी तक क्या है, करंट पता है, पर करंट को डिफाइन कैसे करते हैं पता नहीं। सो नाउ यू नो दैट करंट मतलब चार्ज ट्रांसफर, एक जगह से दूसरे जगह पर जब नेगेटिव चार्जेस जाते हैं या पॉजिटिव चार्जेस जाते हैं, वो ट्रांसफर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक ट्रांसफर होता कैसा है? तो ये ट्रांसफर होता है कंडक्टर्स के जरिए। ओके ट्रांसफर होता है कंडक्टर्स के जरिए, मीन्स थ्रू कंडक्टर्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस। ओके तो कंडक्टर जरूरी है, कंडक्टर नहीं है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो सकता है। सो चार्ज ट्रांसफर और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट सिर्फ कंडक्टर के थ्रू ही जा सकता है। इट कैन टेक प्लेस ओनली थ्रू कंडक्टर्स। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स। वन इज मेटालिक, जो हमको पता है, जैसे हमारा एल्यूमिनियम बोलो, या आप वायर खोल के देखा होगा तो उसके अंदर आपको क्या दिखाई देगा? यूजुअली यू मे सी कॉपर और यू मे सी एल्यूमिनियम। ओके यूजुअली आपके पास जो है उसमें मोस्टली आप कॉपर देखते हैं, है ना। तो मेटालिक कंडक्टर्स तो हमको मालूम ही है, हम यूज़ करते ही हैं। और दूसरा जो है वो सोल्यूशन में होता है, आयोनिक और इलेक्ट्रोलिटिक। क्या बोलते हैं? आयोनिक या इलेक्ट्रोलिटिक। ये सोल्यूशन लिक्विड फॉर्म में होता है। मेटालिक तो हम जानते ही है ना, मेटल्स में हमारे घर में सारा करंट जो है वो मेटल वायर के थ्रू ही आता है। बट सेकेंड टाइप जो है हम उसके बारे में सीखने वाले हैं, बिकॉज वी आर टेकिंग केमिस्ट्री इन इलेक्ट्रिसिटी। ओके इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम केमिकली कैसे इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं वो हम स्टडी करें। अभी ये मेटालिक कंडक्टर है, मैंने बहुत ज़्यादा एक वायर यहाँ बताया है, यू कैन सी इट्स अ वेरी थिक वायर, एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ट्रांसफर है ना इलेक्ट्रिसिटी। तो ये देखो यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज जाते जाते सब एक दिशा में जा रहा है और इस तरह से वो जाएगा। सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो ये डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो कन्वेंशन में इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है इलेक्ट्रिसिटी। दिस आल्सो यू नो। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब हमारा जो इंटरेस्ट है, दिस आर लिक्विड्स। ओके सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन में कैसे होता है? कंडक्शन इज थ्रू मूवमेंट ऑफ आयंस। आयंस के मूवमेंट की वजह से कंडक्शन हो रहा है। या इलेक्ट्रिसिटी क्यों हो रहा है, या क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, या क्यों ट्रांसफर हो रहा है? बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस। अब कैसे होता है आयंस? देखो यहाँ देखो, पॉजिटिव 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 चार्ज। ओके और सब देखो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? पॉजिटिव इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, सब सेम डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ भी एक पॉजिटिव है, देखो ये भी यही डायरेक्शन में जा रहा है, बिकॉज वो लोग जा रहे हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास। ओके नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास सारे पॉजिटिव चार्ज जाएंगे, एंड दैट इज व्हाई आप जानते हैं कि पॉजिटिव आयंस को हम बोलते हैं कैटायंस, राइट। पॉजिटिव आयंस आर नोन एज कैटायंस। तो जो इलेक्ट्रोड के पास जा रहा है वो इलेक्ट्रोड को हम बोलेंगे कैथोड। सही है ना। सो कैटायंस मूव टुवर्ड्स कैथोड। ये सब टर्म्स हम बाद में फिर पढ़ेंगे, कहीं कहीं हम दो डिफरेंट टाइप में यूज करेंगे, ऑल दैट वी लर्न लेटर। एंड ये जो है नेगेटिव चार्जेस, दे आर नोन एज एनायंस, एंड एनायंस आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड विच इज नोन एज द एनोड। तो आपको अभी पता चल गया एनोड क्या है, कैथोड क्या है। कैथोड क्या है? जिसके और कैटायंस आता है। कैटायंस क्या है?
और एनोड क्या है, जिसके और नेगेटिव आयंस आते हैं, मोड़ा नेगेटिव आयंस एनायंस। तो आपको समझ में आ गया कि इसमें करंट क्यों मूव हो रहा है, करंट की कंडक्शन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ आयंस। ओके, अभी ये जो इलेक्ट्रोलाइट हमने बताया, ये जो सॉल्यूशन है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ओके, सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये इलेक्ट्रोलाइट जो होता है, ये जो लिक्विड होता है, ये लिक्विड या तो मोल्टन होगा, मोल्टन यानी पिघला हुआ, आपने गर्म करके वो सॉलिड को पिघला दिया। ओके, सो ईदर इट इज मोल्टन और इट इज इन द एक्वेस स्टेट। एक्वेस मीन्स आपने पानी में मिलाया होगा, जैसे नमक है NaCl, यू डिजॉल्व इट इन वाटर एंड यू गॉट एन इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि NaCl क्या बनेगा, Na प्लस एंड Cl माइनस, क्योंकि जरूरी है कि आपको आयंस चाहिए, Na प्लस आयंस कैटायंस, Cl माइनस एनायंस। तो इट कैन बी इन द मोल्टन स्टेट, मोल्टन यानी पिघला हुआ, या फिर एक्वेस फॉर्म, एक्वेस मीन्स पानी में मिलाया हुआ। एंड इलेक्ट्रोलाइट्स में भी आयनिक सॉल्ट, मतलब अभी बताया ना NaCl, जिसमें आयंस है Na प्लस और Cl माइनस, इस तरह के आयंस है, तो उसको बोलते हैं आयनिक सॉल्ट्स, या फिर स्ट्रॉन्ग या वीक एसिड हो सकता है। ओके, क्योंकि एसिड में बताया ना H प्लस निकलेगा, H प्लस, तो H प्लस का निकलना मतलब आयंस फिर फॉर्म हो गया, तो H प्लस के साथ जो भी है, जैसे HCl में H प्लस Cl माइनस, तो अगेन आपको क्या मिला, आयंस मिल गया। ये वीक एसिड में भी H प्लस और जो भी वीक एनायन है वो भी मिल जाएगा। सो व्हाट यू गेट इज you're going to get ions, that is most important. So weak acid, weak base, strong acid, strong base, ionic salts जो भी है। okay? एक टर्म जैसे मैंने यहाँ जो बोला CH3COH, एसिटिक एसिड, वीक एसिड है, इसमें H प्लस निकलेगा और उसका जो बेस निकलेगा, the base is a strong base, याद रखना, weak acid का conjugate base is a strong basis। okay? हम जरा सा डिफरेंशिएशन देखते हैं, मेटालिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में डिफरेंस क्या है। अभी मेटालिक कंडक्शन देखो, कंडक्शन थ्रू मेटल्स, और ये क्यों हो रहा है, मेटल्स में कंडक्शन क्यों हो रहा है, वहां कोई आयंस तो नहीं मूव हो रहा है, तो वहां जो मूव हो रहा है दो दे वेर इलेक्ट्रॉन्स, आपने देखा था इलेक्ट्रॉन्स एक दिशा में जा रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में व्हाट इज हैपनिंग, करंट है। तो कंडक्शन थ्रू मेटल्स इज कैरीड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, whereas electrolytic conduction में it is because of movement of ions. तो here conduction occurs due to movement of ions. तो ये difference है metallic में electrons और electrolytic conduction में ions. Then metallic में chemical properties of the metal remains unaltered. Unaltered means unchanged, यानी chemical property कुछ भी change नहीं हो रहा है। अभी आपके घर में जो कॉपर के वायर में करंट आ रहा है, उससे कॉपर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसके सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, तो कॉपर का प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। बट इलेक्ट्रॉन है, इसमें चेंजेस आता है। जैसे आप कॉपर सल्फेट ले लो, सोल्यूशन ब्लू कलर का होगा, ये आपको पता है, क्योंकि Cu2+ इज ब्लू कलर। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन होता जाएगा, आयंस मूव होते जाएंगे, आफ्टर सम टाइम वो सोल्यूशन कलरलेस हो जाए। ओके, द सोल्यूशन विल बिकम कलरलेस। सो दिस काइंड ऑफ केमिकल चेंज विल टेक प्लेस इन एन इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट जब यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन जब यूज करेंगे, तो केमिकल चेंज होता है, और मेटालिक कंडक्शन में कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है। I'll just show you a few examples, so few diagrams to explain conductance. अभी देखो ये फर्स्ट वाला जो सेल है, इसमें डिजॉल्व्ड आयंस है, NaCl को हमने पानी में मिला दिया, एक्वियस सॉल्यूशन बना दिया, और क्या हो गया, ये छोटे छोटे जो दिख रहा है प्लस साइन वाला, दे आर कैटायंस Na+, और जो बड़े बड़े दिख रहे हैं दे आर Cl-। तो सारा आयन सेपरेट हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सारे के सारे आयनाइज हो गए, सो इट विल बी ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जबकि यहाँ पे हमने शुगर को पिघलाया है पानी में। ओके, शुगर को मिला दिया है। अब शुगर का क्या होता है, ये एक मॉलिक्यूल शुगर है, ये दूसरा मॉलिक्यूल शुगर है। मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएगा, लेकिन खुद मॉलिक्यूल के अंदर से आयंस नहीं निकलता है। ओके, सो आयंस डोंट सेपरेट, सो इट इज ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि अगर ये आयंस सेपरेट नहीं हुए तो फिर वो कंडक्ट नहीं कर सकता। तो शुगर में से, शुगर सोल्यूशन में से आप करंट नहीं पास कर सकते, क्योंकि उसका आयंस नहीं बनता है, उनका सिर्फ मॉलिक्यूल थोड़ा, उनके आयंस नहीं बनते। सो शुगर सॉल्यूशन कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो यहाँ 3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स बताया है। ये वाला जो मॉलिक्यूल, इसमें देखो ये कोई भी सेपरेट नहीं हुआ, ये आयंस दो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस है, लेकिन सेपरेट नहीं हो रहा है, यहाँ भी नहीं हो रहा है, यहाँ भी नहीं हो रहा है, पर इसमें हुआ है। मतलब बहुत कम
डिसोसिएशन या बहुत कम आयंस फॉर्म होते हैं. सो वी कॉल दिस एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. अभी यहाँ हमको क्लासिफाई करना है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. मैं सी से स्टार्ट करती हूँ ताकि जल्दी से समझ में आए. जिसमें सबसे कम आयोनाइज हो रहा है दैट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. ओके, अब इसमें तो ये सेपरेट ही नहीं हो रहा है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये शुगर मॉलिक्यूल जैसा है. सो दिस इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्योंकि इसमें आयन सेपरेट ही नहीं हो रहा. और इसमें देखो सारा का सारा सेपरेट हो गया. सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. सो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट में सारे के सारे मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट नहीं होंगे, कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होंगे, तो उनका डिसोसिएशन बहुत कम है, बहुत कम आयंस बनते हैं. So that is why it is a weak electrolyte. Non-electrolyte में वो ion separate ही नहीं हो रहा है, so it's a non-electrolyte. And strong electrolyte में सारे ion separate और almost 100%. So you call it as a strong electrolyte. अब यहाँ देखो दिखाया है strong electrolyte NaCl. देखो Na plus Cl minus अलग हो गया, Na plus Cl minus अलग हो गया, Na plus Cl minus अलग हो गया, और सारे के सारे Cl minus जो हो वो कैथोड एनोड की ओर गए हैं, पॉजिटिव के पास. Negative will go to the positive and positive has gone to the cathode. Okay, और इस तरह से they will pass electricity. and आप ये बल्ब देखो कितनी अच्छी तरह से ग्लो हो रहा है, ब्राइट है ना. so that is because it is a strong electrolyte. अब weak electrolyte में देखो ये HF है, ये डिसोसिएट नहीं हुआ है, H और F अभी भी साथ में है, यहाँ भी साथ में है, यहाँ भी साथ में है, कुछ एक हाथ सेपरेट हुआ है, तो एक H जो कैथोड की ओर गया और F माइनस जो एनोड की ओर गया. ओके, तो उनका बल्ब देखो कैसे जल रहा है, वेरी वीकली ग्लोइंग. तो उसके मतलब क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट बहुत अच्छी तरह से करंट को कंडक्ट नहीं कर पाते, और इनके जलेगा ही नहीं. ओके, सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में द बल्ब विल गो वेरी ब्राइटली, शोइंग दैट वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है. वीक इलेक्ट्रोलाइट में इतना कंडक्ट नहीं करेगा, और स्ट्रॉन्ग नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो बिल्कुल नहीं कंडक्ट करता. We will just tell what are these substance whose aqueous means पानी में dissolve किया वो aqueous solutions are conductors of electricity are called electrolytes. तो हमेशा aqueous solution के बारे में मोल्टन भी चलता है. substance whose aqueous solutions do not conduct electricity, what will you call it? non electrolyte. तो अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट जनरली किस तरह के होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर यूजुअली नॉन इलेक्ट्रोलाइट. हमेशा नहीं, but usually most of them are non-electrolyte. Carbon containing compounds are mostly non-electrolytes. Okay, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट क्या प्रोवाइड करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोवाइड फ्री मूविंग आयंस टू वाटर. फ्री मूविंग, अभी ये देखो ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये जो ब्लू वाला दिख रहा है, ऐसे लगता है कोई लड़की है सर पे चोटी बनाया, but this is water molecule with a big oxygen and 2 hydrogen. ये पूरा वाटर मॉलिक्यूल है. ओके, और उसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं? आयन देते हैं. देखो नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन. सो इन द वाटर इट इज गिविंग फ्री आयंस व्हिच कैन मूव. Whereas नॉन इलेक्ट्रोलाइट, अभी ये ब्लू कलर में सब वाटर मॉलिक्यूल्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट देखो उसका नेगेटिव और पॉजिटिव एंड है पर वो सेपरेट नहीं हो रहा है. सो दे डू नॉट प्रोवाइड फ्री मूविंग आयंस. ये तो फ्री मूविंग आयंस दे रहे, ये फ्री मूविंग आयंस नहीं दे रहे. ओके, सो दैट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट. अभी हम धीरे से अपने टॉपिक में एंटर कर रहे हैं. दिस इज समथिंग आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या है? I इज इक्वल टू V अपॉन R. I क्या होता है? I इज द इलेक्ट्रिक करंट. ओके, एम्पियर्स में हम बोलते हैं I इज द इलेक्ट्रिक करंट यूनिट एम्पियर. V क्या है? V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट्स में एक्सप्रेस करते हैं. एंड R इज रेसिस्टेंस. रेसिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड इन ओम. ये आपको पता है. अब रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस वो होता है जो करंट को आगे जाने नहीं देगा. ओके, सो लेट अस सी ओम्स लॉ क्या है. I इज इक्वल टू V अपॉन R. यहाँ एक डायग्राम बनाया है, देखो ये जो है ये वोल्ट है. वोल्ट क्या करता है? करंट को धक्का दे रहा है कि भाई तो आगे जा. वोल्ट डिफरेंस की वजह से तो करंट मूव होता है. सो वोल्ट इज एक्चुअली पुशिंग द करंट. ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट. ओके, पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा है उतना वो करंट को आगे लेकर जाने का कोशिश करता है.
ये करंट है, करंट इज एक्सप्रेस्ड इन आई इज इक्वल टू करंट एंड इट इज यूनिट इज एम्पियर. ओके, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट, current ampere, current is expressed in I and resistance is ohm. ओके, अब देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस तो करंट को आगे भेजने का कोशिश कर रहे हैं, रेसिस्टेंस क्या कर रहा है, उसको जाने नहीं दे रहे है ना. तो रेसिस्टेंस हर एक मेटल का खुद का प्रॉपर्टी होता है, हर मेटल का डिफरेंट होता है रेसिस्टेंस का जो कैपेसिटी है. या हम हमारे सब्जेक्ट में राइट नाउ व्हेन वी आर लर्निंग वी आर मोर इंटरेस्टेड इन सॉल्यूशंस. हम मेटल्स के बारे में नहीं सीख रहे, बट जस्ट ओम्स लॉ समझ के लेते हैं एक बार. तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा है उतना वो करंट को आगे जाने देगा. सो दैट इज व्हाई आई ऑन आर ज्यादा, डिनोमिनेटर जितना ज्यादा होगा उतना कम करंट आगे जाए, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम द करंट विल गो अहेड. ओके, नाउ देयरफॉर let us derive an equation. उससे पहले हम ये ओम का यूनिट देखो, ये ओम है, एम्पियर का इट इज ए एंड वोल्ट का इट इज वी. ओके, नाउ व्हाट वी नो इज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल. एल क्या है, लेंथ. यानी वायर जितना लंबा होगा उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, क्योंकि शुरू में थोड़ा तो जाने देगा, लेकिन ये रेसिस्टेंस करंट को रोक रोक के रखता है, वो जाने नहीं दे रहा है. रेसिस्टेंस विल नॉट अलाउ द करंट टू गो एट. तो जैसे जैसे आगे जाएगा बहुत भारी पड़ेगा. तो जैसे लेंथ इंक्रीज होगा रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होता है. ओके, एंड देन रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए. अभी देखो ये पोर्शन, ये इसीलिए ऐसे बताया, रेसिस्टेंस ऐसे नहीं होता है, बट जस्ट इमेजिन कि ये अगर और कम हो गया और नैरो हो गया तो करंट तो बिल्कुल नहीं जा पाएगा. बट सपोज दिस पोर्शन ये जरा ऊपर जाता है और ये जरा नीचे आ जाता है, दैट मीन्स एरिया बढ़ रहा है. ओके, एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, वो आदमी आराम से उसके अंदर से जा सकते हैं, यानी करंट आराम से. जैसे जैसे एरिया विल इंक्रीज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो जगह का एरिया है दैट इज नोन एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट एरिया. तो वहां का अगर एरिया बढ़ता है तो करंट कैन इजीली फ्लो. दैट इज व्हाई वी से रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या है, जैसे एरिया बढ़ेगा रेसिस्टेंस घटेगा, रेसिस्टेंस विल डिक्रीज एंड द करंट कैन गो. अंडरस्टैंड. लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा. आप सोच सकते हो, उसका मतलब ऐसा है कि पतला सा वायर है तो करंट को फ्लो होना मुश्किल है, बिकॉज लंबा जैसे होता है लेकिन पतला है तो इट इज डिफिकल्ट. बट अगर वायर काफी झाड़ा है, इट्स वेरी थिक, okay, that means its area of cross section is quite high because it's more of a cylinder, then in that case the resistance will decrease and the current can pass. Okay, this is the fact that you have to remember. Resistance is directly proportional to length, यानी जैसे length बढ़ेगा resistance भी बढ़ेगा. Resistance is inversely proportional to area of cross section, यानी जैसे जैसे area of the wire will increase, the area of the cross section, okay, will increase, then resistance will decrease. तो ये दोनों को अगर मैंने कंबाइन कर लिया तो आई गेट रेसिस्टेंस वेरीज एज लेंथ अपॉन ए. ये दोनों इक्वेशन को मैंने कंबाइन कर दिया. सो रेसिस्टेंस वेरीज एज एल अपॉन ए. तो अगर मैंने यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी हटा के इक्वल साइन डाला, देन आई गेट अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और इसको बोलते हैं रो. ओके, सो रो इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. समझ में आ गया. So R varies as L upon A. If I make it R equal to, then it becomes R equal to rho into L upon A, where rho is proportionality constant. अब सोचो अगर मैंने ये L को 1 लिया 1 सेंटीमीटर और A को भी मैंने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया. ओके, एरिया इज स्क्वायर सेंटीमीटर एंड दिस इज 1 सेंटीमीटर. अगर ये दोनों 1 1 है तो क्या होगा, 1 upon 1 is 1. In that case what will R equal to? R equal to rho. ओके, R इक्वल टू रो. समझ में आया. कब रो होता है, जब लेंथ 1 सेंटीमीटर होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है. सो रो इज देयरफॉर रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ यूनिट लेंथ. यूनिट कितना होता है, 1. लेंथ 1 होता है, यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो जब एरिया भी 1 है और लेंथ भी 1 है, देन रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो. ओके, सो रो मतलब वो रेसिस्टेंस जब वायर का लेंथ 1 सेंटीमीटर है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज आल्सो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, और रो को हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी.
कंडक्टर का रेसिस्टिविटी, हर मेटल का डिफरेंट प्रॉपर्टी वैल्यू होता है, हर मेटल का अपना खुद का वैल्यू होता है रेसिस्टिविटी। रो जो है इट इज ए वेरी स्पेसिफिक वैल्यू रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक मेटल। ओके, तो कुछ लोग इसको स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी वगैरह भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट, क्योंकि हमने रेसिस्टेंस सीखा, यहाँ जो सीखा ये रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस मीन्स करंट को जाने से रोकने वाला चीज है। तो करंट को जाने देता कौन है? करंट को जाने देता है उसको बोलते हैं कंडक्टेंस। ओके, जी क्या है? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की वजह से तो वायर से आगे करंट जाता है, रेसिस्टेंस की वजह से आगे नहीं जाएगा क्योंकि वो रुक जाएगा, बट कंडक्टेंस अलाउज द करंट टू गो अहेड। तो कंडक्टर इज रेसिप्रोकल ऑफ आर, 1/r इज कंडक्टेंस। जैसे जैसे रेसिस्टेंस घटेगा कंडक्टेंस क्या होगा? Or if the resistance increases, conductance will decrease, and if resistance decreases, then conductance will increase. तो जैसे जैसे resistance घटेगा conductance बढ़ेगा। तो जो metal का resistance बहुत कम है उसमें conductance, that will be a good conductor, उसमें conductance बहुत ज़्यादा होगा। तो conductance का unit क्या है? Siemens. Okay, Siemens. और because it is 1/r, r यानी resistance का तो ohm है ना, so you can take 1/ohm, और 1/ohm को हम बोलते हैं mho, ओम इनवर्स। ओके, 1/ohm इज ओम इनवर्स, उसको हम बोलते हैं मो, MHO। सो ओम इनवर्स नहीं बोलना है, मो। ओके, सो 1/r दैट मीन्स 1/ohm, इसका अनदर टर्म इज सीमेन, नहीं तो मो। ओके, सो 1 mho इज 1 सीमेन एंड दैट इज 1 ampere upon 1 volt. Okay, so what is conductance? Conductance is the ability of an element, ये last line देखो, conductance is the ability of an element to conduct electric current. तो conduct करने का capacity को हम बोलते हैं conductance, उसको oppose करने वाले property को हम बोलते हैं resistance. अभी हमने resistivity पढ़ा था रो, वैसा ही conductivity होता है K. Okay, small k, conductivity. अभी हमने देखा ना R proportional to L upon V, और V से R varies as L upon A, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा रेसिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा रेसिस्टेंस घटेगा। सो R varies as L upon A, बट व्हाट इज G इक्वल टू? G इज इक्वल टू 1/r। तो G क्या आएगा? 1/r, यानी यहाँ R तो L upon A है, तो G 1/r है, यानी G will become A upon L. ओके, G varies as A upon L. अगर हम इसका प्रोपोर्शनैलिटी हटा देते हैं तो यहाँ एक यूनिट आएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज कंडक्टिविटी K. ओके, सो G इज इक्वल टू K into A upon L. Now again, if I take A is 1 and L is 1, 1 centimeter square is the area and 1 centimeter is the length of the wire, then 1/1 ये तो निकल जाएगा, so G will be equal to K. G will be equal to K, where K is called conductivity. Okay, G is equal to K, where K is called conductivity. तो K क्या होता है? G क्या होता है? Conductivity क्या होता है? K, that is conduction when length is 1 centimeter and area is 1 centimeter square. So conductivity K is conductance of unit volume. ओके, अभी हम सोल्यूशन में आ रहे हैं, इसलिए यूनिट वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर, सो इट बिकम्स 1 सेंटीमीटर क्यूब. सो कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम. यूनिट वॉल्यूम, जो एक वॉल्यूम में 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में जो कंडक्शन होता है उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी. सो वी कैन कंक्लूड दैट G इज इक्वल टू, ये पहले यही वापस रिपीट किया मैंने, G इज इक्वल टू K इंटू A अपॉन L. What will K be equal to? G, ये A and A upon L ये साइड में ला, G into L upon A. K is equal to G into L upon A. But we also know that G is equal to 1/r. ये पहले पढ़ा था ना, यहाँ देखो G is equal to 1/r, और यहाँ K is equal to G into L upon A. तो मैं G के जगह में 1/r लिख देती हूँ. So I will get K is equal to 1/r into L upon A. 1/r into L upon A. But what is 1/r again? 1/r हमने प्रीवियस इसमें पढ़ा था ना, 1/r, और R is equal to रो into L upon A. R is equal to रो into L upon A. तो 1/r क्या आएगा? 1/रो into A upon L है ना, 1/रो into A upon L.
So we have got 1 upon r into L upon A. We will write 1 upon rho into ये L upon A का उल्टा हो गया A upon L into this L upon A. तो ये A upon L into L upon A कट हो जाएगा. So what is K equal to? K is equal to, yes, one second, I'll just go back here. We can conclude that G is equal to, ये तो समझ में आने सेम इक्वेशन है यहाँ जो लिखा है K into A upon L. And then we said K को हम यहाँ रख के A upon L ये साइड लेकर जाए तो G into L upon A. But we know that G is equal to 1 upon R. And R is equal to rho L upon A. तो K will be equal to G के जगह में 1 upon R into L upon A. But R itself is rho into L upon A. तो 1 upon R means उसका इन्वर्स हो जाएगा यानी 1 upon rho into A upon L. तो यहाँ में मैंने वही लिखा है 1 upon rho into A upon L और बचा L upon A तो into L upon A. This will get cancelled. A upon L into L upon A will get cancelled. And so K is equal to 1 upon rho. तो दैट मीन्स कंडक्टिविटी जो है पर यूनिट वॉल्यूम का एक सेंटीमीटर क्यूब का जो कंडक्टिविटी है वो रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल है यानी जितना रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना कम कंडक्टिविटी और जितना कम रेसिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा कंडक्टिविटी. सो K इज इक्वल टू 1 अपॉन रो. आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर. अब हम सीखते हैं यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी. अभी हम सॉल्यूशंस में ही आ रहे हैं बिकॉज हम लोगों को वायर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है खास यहाँ पे. सो क्वांटिटी क्या है, हम लेंथ जो बोलते हैं ऐसा यूनिट तो मीटर है लेकिन हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेंटीमीटर ही यूज़ करते हैं. वैसा ही एरिया मीटर स्क्वायर होना चाहिए था SI में लेकिन हम क्या यूज़ करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर. रेसिस्टेंस में कोई फ़र्क नहीं है, ओम ही यूज़ करते हैं. कंडक्टिविटी जो है ओम इनवर्स मो, दिस इज मो पर मीटर और मो को अदरवाइज सीमेंस बोलते हैं, सीमेंस पर मीटर. लेकिन हम कॉमन यूनिट में क्या लेंगे, मो पर सेंटीमीटर, ओके, या सीमेंस पर सेंटीमीटर. अभी मैंने जैसे कहा हम अभी एकदम सॉल्यूशंस में आ रहे हैं. तो सॉल्यूशंस में जो होता है कंडीशन ऐसा है कि यू शुड हैव, इफ़ यू वांट टू कंपेयर द कंडक्टिविटी, अगर मुझे पोटेशियम क्लोराइड दिया है, दूसरे में सोडियम नाइट्रेट दिया है, दूसरे में बेरियम क्लोराइड दिया, मुझे बोलते हैं ये तीनों में सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है बताओ. तो अगर मैंने सारा सेम कॉन्सेंट्रेशन का लिया तो ही मैं कंपेयर कर सकती हूँ. फर्स्ट वाला 1 मोलर, सेकेंड वाला 1 मोलर, थर्ड वाला 1 मोलर, देन आई कैन कंपेयर कि इसमें अच्छा कौन कंडक्ट करे और अच्छा कौन नहीं कंडक्ट करे. लेकिन अगर तीनों का अगर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है तो हम बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि खराब कंडक्टर भी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो थोड़ा सा ज़्यादा आयंस रहेगा तो वो अच्छा कंडक्ट कर लेगा. ओके, सो सॉल्यूशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन हैज़ मोर आयंस एंड शोज हायर कंडक्टिविटी दैन सॉल्यूशंस ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. यानी अगर मैंने पोटेशियम क्लोराइड लिया, दूसरे में बेरियम क्लोराइड लिया, आइडियली तो बेरियम क्लोराइड विल नॉट बी ए गुड कंडक्टर, ओके, लेकिन क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है उसमें थोड़ा सा आयंस ज़्यादा होगा और पोटेशियम क्लोराइड सबसे बहुत डाइल्यूट है तो उसमें आयंस बहुत कम है, तो कौन सा कंडक्ट करेगा, बेरियम क्लोराइड. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बेरियम क्लोराइड इज ए गुड कंडक्टर, इट मीन्स इट हैज़ गॉट हायर कॉन्सेंट्रेशन. इसीलिए हम जब कंपेयर करते हैं हम सारा एक ही कॉन्सेंट्रेशन में लेते हैं. वी कैन नॉट टेक डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन एंड कंपेयर, ओके, बिकॉज हायर कॉन्सेंट्रेशन में हमेशा आयंस ज़्यादा होंगे एंड दे विल शो बेटर कंडक्टिविटी, फिर हम कंपेयर नहीं कर पाए. सो to compare conductivities of different solutions, they must have the same concentration. अब एक नया टर्म, ये साइंटिस्ट जो है कॉलरॉथ, इन्होंने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, दैट इज नोन एज मोलार कंडक्टिविटी. मोलार कंडक्टिविटी, ओके, मोलर कंडक्टिविटी. मोलर कंडक्टिविटी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द साइंटिस्ट कॉलरॉथ. कॉलरॉथ ने जो बोला है मोलर कंडक्टिविटी, इसको जो यूनिट यूज करते, दिस इज कैपिटल लैम्डा. आपको स्मॉल लेटर लैम्डा शायद 11th में पढ़े हैं, यू ऑलरेडी नो इट, बट दिस इज कैपिटल लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी. एंड लैम्डा इज इक्वल टू K अपॉन C. K तो आपको पता है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्शन पर यूनिट वॉल्यूम, ओके, एंड C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है. सो K इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी, C इज मोलर कॉन्सेंट्रेशन, C इज मोलर कॉन्सेंट्रेशन. और इसका यूनिट्स भी देख लो, कंडक्टिविटी का तो हमको पता है सीमेंस पर मीटर और सीमेंस पर मीटर, एंड कॉन्सेंट्रेशन कैपिटल C होना चाहिए था, विल बी मोल्स पर मीटर क्यूब, ओके, concentration will be moles per meter cube. So in short it will be
सीमेंस मीटर स्क्वायर, अभी आप दोनों साथ में रख दो, K अपॉन C कर दो, S मीटर, S पर मीटर अपॉन मोल्स पर मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा S मीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, S मीटर स्क्वायर पर मोल। एंड आपको ये भी मालूम है कि हम यूजुअली प्रीफर करते हैं रो इनवर्स मो, एंड देन मीटर स्क्वायर की जगह में वी प्रीफर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एंड मोल इनवर्स पर मोल। Now, what is the importance of the term molar conductivity? होता क्या है molar conductivity? तो molar conductivity of a solution, अब इतना सारा sentence लिखा है, but I'll tell you what you have to remember. Molar conductivity of a solution at a dilution V is the conductance of all the ions produced from 1 mole of the electrolyte dissolved in V centimeter cube of the solution when the electrodes are 1 centimeter apart and the area of the electrode is so large that the whole of the solution is contained between them. इतना सब आपको लिखना है, अगर पूछा ना किसी ने मोलर कंडक्टिविटी, लेकिन आपको याद क्या रखना है, जो मैंने अंडरलाइन किया इतना याद रखना है, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल का आपको पता है ना 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। वो मॉलिक्यूल्स में से जब आयंस फॉर्म होगा, हर मॉलिक्यूल में हो सकता है 2 आयन प्रोड्यूस हो या 3 आयन प्रोड्यूस हो, डिपेंडिंग ऑन इट्स फॉर्मूला। सो कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल लेके उसमें से जितने भी आयंस बने, उसका जो कंडक्टेंस है उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। ओके, हम लोग लेते वॉल्यूम क्या है, V centimeter cube of the solution when the electrodes are 1 centimeter apart। अभी हम देखते हैं उसका मतलब क्या है, और एक बार जस्ट रिपीट करते हैं। कंडक्टिविटी K क्या है, कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम। ओके, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में जो कंडक्टेंस उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा इज अ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस due to the ions obtained from 1 mole of an electrolyte in a given volume। 1 mole में से जो कंडक्टिविटी होता है उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। और यूनिट वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम्स डिफरेंट है, यूनिट वॉल्यूम यानी 1 सेंटीमीटर में जो कंडक्टिविटी है उसको बोलते हैं सिर्फ कंडक्टिविटी, और 1 मोल ऑफ अ गिवन वॉल्यूम में वी कॉल इट एज मोलर कंडक्टिविटी। यही हमने बताया था। सी दिस इज 2 इलेक्ट्रोड्स विच आर अपार्ट, एक दूसरे से दूर है, कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। सोल्यूशन में कितना मोल लिया है, 1 मोल। ओके, तो समझो ये पूरा वॉल्यूम 1 वॉल्यूम है, 1 लीटर है, समझो 1 लीटर मैंने ले लिया, एंड उसमें मैंने 2 इलेक्ट्रोड डाला है जिसके बीच में डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का है, और अभी इसमें जो कंडक्ट होगा दैट विल बी नोन एज मोलर कंडक्टिविटी। समझ में आ गया ना, बिकॉज 2 इलेक्ट्रोड्स लिया विच है 1 सेंटीमीटर अपार्ट, volume is V, moles is 1 mole, 1 mole in 1 volume, okay, in V volume, and this conductivity is known as molar conductivity. So suppose the volume is V centimeter cube and it contains 1 mole of electrolyte, the electrical conductance will be molar conductance, that is lambda. Okay, or the distance between the electrodes be important, they should be 1 centimeter, and the whole volume it should be so large that in between the two ये पूरा solution आ जाना चाहिए, दोनों के बीच में पूरा solution cover होना चाहिए। So the vessel should be so large, yeah, all the solution comes in between these 2 electrodes। okay, अभी हम ऐसे सोचते हैं, ये यूनिट वॉल्यूम है, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लिया मैंने, उसमें कंडक्टेंस क्या होता है, K, कंडक्टिविटी, ये भी K है। तो इस तरह से 1 मॉड्यूल से 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब ऐसे हम देखेंगे तो कंडक्टिव विल बी K। ये पूरा में जितना वॉल्यूम है उतना टाइम्स। ओके, सो टोटल कंडक्टिविटी विल बी K इंटू V, क्योंकि हर एक 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टिविटी कितना है, K, इसका K, सो K प्लस K 2K देन 3K देन 4K, इस तरह से होल वॉल्यूम का इफ यू टेक इट विल बी V इंटू K। Okay, so this is the conductivity, that is K into V is the total conductivity of this solution. Okay, but we know that this total conductivity is lambda, so lambda is equal to K into V। समझ में आ गया? So what is K? K is conductivity per unit volume,
and the total volume is V. So lambda is equal to K into V. That means unit conductivity into the total volume. Molar conductivity or molar conductivity is conductivity into total volume. Okay, so molar conductivity is conductivity into total volume. Now suppose I am taking concentration, क्योंकि हम लोग को सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन भी मालूम होना चाहिए. कॉन्सेंट्रेशन इज सपोज C मोल्स पर लीटर. अभी C मोल्स पर लीटर का मीनिंग क्या मैं बताती हूँ. सपोज मैंने बोला मेरा सोल्यूशन 1 मोलर सोल्यूशन, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन इज 1 मोलर. इसका मीनिंग क्या है? 1 मोल इन 1 लीटर. कोई और बोल रहा है नहीं नहीं मेरा सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन इज 2 मोलर, मतलब 2 मोल्स इन 1 लीटर. तीसरा बंदा बोल रहा है नहीं मेरा तो 0.5 मोलर है. 0.5 मोलर का मीनिंग क्या है? 0.5 मोल्स इन 1 लीटर. जो कोई और बोल रहा है नहीं नहीं माइन इज 4 मोलर लीटर वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन. आई एम सॉरी 4 मोलर कॉन्सेंट्रेशन. 4 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मीनिंग क्या है? 4 मोल्स पर लीटर. So you understand what is concentration? So in short, I say concentration is C moles per liter, depending on whatever concentration you take. And 1 liter जो होता है, this is 1000 क्यूब, क्योंकि हमारा पूरा सोल्यूशन सेंटीमीटर्स में करते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में. So 1 liter is 1000 सेंटीमीटर क्यूब. 1 liter is 1000 सेंटीमीटर क्यूब. So concentration क्या हुआ? Concentration अभी C moles per liter के जगह से now we can write it as C moles per 1000 सेंटीमीटर क्यूब. Okay, C concentration is C moles per 1000 सेंटीमीटर क्यूब. अभी वॉल्यूम जो होता है ना, it is reciprocal of concentration. Volume will always be 1 upon concentration. तो concentration क्या है? C moles per 1000 सेंटीमीटर क्यूब. तो वॉल्यूम क्या होगा? उसका उल्टा हो जाएगा, that will be 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन C मोल. समझ में आ गया? सो वॉल्यूम विल बी 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन C मोल. तो मैं ये मोल को भी ऊपर लाती हूँ, सो दैट विल बिकम वॉल्यूम इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल अपॉन C. या इट शुड बी मोर करेक्टली 1000 अपॉन C सेंटीमीटर क्यूब पर मोल. दैट इज अ यूनिट, सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, 1000 अपॉन C. तो V तो ये है, लेकिन हमारा लैम्डा जो है, लैम्डा इज conductivity into volume and volume is 1000 centimeter cube per mole upon C. Correct? So if I put it there, I will get lambda is equal to 1000 K centimeter cube 1000 K upon C. Okay, 1000 K upon C centimeter cube per mole. This will be molar conductivity. तो अभी molar conductivity by heart मन में रखो, 1000 K upon C, 1000 K upon C, 1000 K upon C centimeter cube mole inverse or per mole. Okay, so lambda, that is molar conductivity, is 1000 K upon C centimeter cube mole inverse. Okay, 1000 K upon C centimeter cube per mole. Okay, what is K? K is conductivity. What is C? C is concentration. So 1000 K upon C. समझ में आ गया? Okay. So now let's take a problem from our textbook. Two solutions have the ratio of their concentration. Ratio of concentration यानी दो solution है, दोनों का concentration तो हम C1 C2 सोचते हैं, and उसका ratio, that means C1 upon C2 is 0.4. And ratio of their conductivity is 0.216. Conductivity क्या होता है? K. So K1 upon K2 is 0.216. The ratio of their molar conductivity, molar conductivity क्या होता है? Lambda. So you want to find lambda 1 upon lambda 2. Let us just see quickly. Let concentration of first solution be C1 and its conductivity be K1. Concentration of second solution be C2 and its conductivity be K2. So you know that molar conductance lambda is equal to 1000 K upon C. अब ये आपको पता है, मैं यहाँ यूनिट नहीं ले रही because we are going to talk in ratios. Okay, 1000 K upon C. For the first solution, what will lambda 1 be? 1000 K1 upon C1. Second solution के लिए lambda 2 will be 1000 K2 upon C2. And we want the ratio of the molar conductivity. That means we want lambda 1 upon lambda 2. That means there will be 1000 K1 upon C1 divided by 1000 K2 upon C2. और 1000 K1 upon C1 into, मैंने डिविजन को उल्टा कर दे, into C2 upon 1000 K2. 1000 तो कैंसिल हो जाएगा. K1 upon K2 into C2 upon C1 हो जाएगा ये. K1 upon K2 into C2 upon C1. K1 upon K2 कितना दिया? Ratio of conductivity it is 0.216.
So I'll write 0.216 into 1 upon, क्योंकि C2 upon C1 है, हम लोग को जो पता है C1 upon C2 है 0.4, तो C2 upon C1 will be 1 upon 0.4 and that will be equal to 0.54. So the correct answer is 0.54. Okay, ये जो है concentration, this is C1 upon C2, आपको उल्टा चाहिए C2 upon C1, तो आपको 1 upon 0.4 करना पड़ेगा. And finally the answer comes to be 0.54. Just one more question. The molar conductivity of 0.05 molar BaCl2. अभी ये जो 0.05 molar दिया है, that means this is concentration at 25 degrees Celsius is 223 mole centimeter square mole inverse. Okay, so you got the molar conductivity. The molar conductivity is 223 ohm inverse, yeah, mole centimeter square per mole. So you want to know what is its conductivity. Conductivity is K, molar conductivity is lambda. So let us just see. Lambda दिया है 223 ohm inverse centimeter square per mole. Concentration is given 0.05 molar, and what is our equation? We know that we want to find conductivity K, and our equation is lambda is equal to 1000 K upon C. Lambda is equal to 1000 K upon C. So K will be equal to lambda into C upon 1000. पता है ना, ये वो सेट चला गया. So lambda will be C lambda into C upon 1000. Substitute the values. Lambda is 223. C is 0.05 upon 1000. Okay, and your answer will come to 0.01115 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. आप क्या कर सकते हैं, ये यूनिट्स है ना, उसके साथ लिख के डाल सकते हैं, सो दैट व्हेन यू कैंसिल जो बचा वो आपका आंसर का यूनिट है. अदरवाइज यू शुड नो कि कंडक्टिविटी इज मो पर सेंटीमीटर, मो पर सेंटीमीटर. ओके, I think this much is sufficient for the first lecture. Thank you. And please do give me feedback. कैसे लगा? Would you like me to do something more? Okay, thank you very much. Keep studying, do well in your exams. और बकअप अभी बहुत पढ़ना है, हाँ, एग्जाम्स पास में आ रहे हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एंड प्लीज पार्टिसिपेट इन ऑल ऑफ देम. उससे आपका स्पीड बढ़ेगा, आपको अपने आपके बारे में एक जजमेंट भी मिल जाएगा. सो कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड. कुछ अच्छा नहीं हुआ तो डजंट मैटर, और एग्जाम्स है और टाइम है, आप अपने आप को और इम्प्रूव करते जा सकते हैं. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.